वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट 100 दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं CSS का यूनिट 2। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसीज़ के बारे में। तो ये आपका सिलेबस है यूनिट 2 का। तो आप इसमें से देख लीजिएगा, अगर कोई टॉपिक छूट जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको कवर कर लूँगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉन्फाइनमेंट प्रिंसिपल। तो कॉन्फाइनमेंट प्रिंसिपल का सिंपली मीन होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स जो भी आपका डाटा हो सर्वर पे, जो भी आपने अपलोड किया है, जो भी आपने स्टोर किया हुआ है, वो लीक ना हो। ठीक है। अब इसमें जैसे दो दो टाइप होते हैं, जैसे दो पॉइंट्स आते हैं। जैसे एक सर्वर होता है, तो सर्वर में क्या होता है कि अगर आपने कोई डाटा सेव किया हुआ है, जैसे कोई भी सर्वर हो, आपने अगर उस पर डाटा, कोई भी इमेजेस, फाइल, टेक्स्ट जो भी सेव किए हुए हैं वो लीक ना हो। ठीक है। उसमें मेंटेन रहे, जो ऑथराइज यूज़र हो वो उसको सीन कर पाए, जिसको आप दिखाना चाहते हो वही बस देख पाए, बाकी कोई उसको हैकर हैक ना कर पाए, जिसे आप नहीं दिखाना चाहते वो हैक करके लीक ना कर दें। ठीक है। अब जैसे आप इंस्टा खोले हुए हैं, तो इंस्टा पे क्या है कि आप जो इमेजेस और फोटोज़ डालते हैं, तो अगर आपने प्राइवेसी लगा के रखी है तो सिर्फ आपके फ्रेंड्स ही देख सकते हैं, बाहर ही कोई नहीं देख सकता आपके जो भी डाटा है। तो जो दूसरा पॉइंट है कि जैसे कि अगर जो एक्शन बैन है, ठीक है, विदाउट यूज़र टास्क, वो नहीं होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि जो एक्शन बैन, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ बैन है किसी सर्वर में, आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और जो चीज़ बैन है, ठीक है, तो वो चीज़ अब जैसे आपने इंस्टा पे प्राइवेसी लगा रखी है, तो बिना उसके इजाज़त के आप उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते, सीन नहीं कर सकते हैं। अब जैसे एग्ज़ाम्पल में अगर आप लेना चाहें तो दिया जाए, तो जैसे ट्विटर और फेसबुक है, तो ट्विटर और फेसबुक उन्होंने एक सर्वर प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र ही क्या कर सकते हैं, वो अपनी जो भी डाटा है उसको अपने मेंटेन कर सकते हैं। मतलब मीन्स वो देख सकते हैं, जो भी रख सकते हैं, उसको अनऑथराइज्ड पर्सन कोई भी वो सीन नहीं कर सकता है। अगर उन्होंने प्राइवेसी लगा रखी है, तो जो भी आपको अगर सीन करना होगा उनके डाटा को, तो आपको उनसे क्या करना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए। तब परमिशन अगर आप ले पाएंगे तभी आप सीन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो ये फेसबुक और ट्विटर के सर्वर पे जो है कि जो भी आप डाटा स्टोर जो भी आप डाटा स्टोर किए हुए हैं फेसबुक पे, आपके तमाम इमेजेस, फ़ोटोज़ पड़े होंगे, या फिर इंस्टा पे पड़े होंगे, ट्विटर पे पड़े होंगे, तो वो एक ऐसा वो क्या करता है कि प्राइवेसी, आपकी जितने भी डाटाज हैं उसको आप प्राइवेट करके रखता है। मतलब मीन्स कोई बाहरी आदमी नहीं देख सकता है। ठीक है। तो यूज़र का डाटा सेफ एंड सिक्योर, नो एनीवन हैक और स्टील द डाटा। मीन्स कोई भी यूज़र है, अगर वो अपना आईडी लॉगिन जो भी आप ट्विटर, फेसबुक या इंस्टा पे बनाते हैं, तो उसका जो भी डाटा होता है वो क्या होता है, सेफ़ एंड सिक्योर होता है। उसको कोई भी मतलब चुरा नहीं सकता है, कोई भी लीक नहीं कर सकता है। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक, डेट इज़ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, IDS। तो इसका क्या होता है, ये एक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है। मीन्स जो भी अनवांटेड अटैक और हैक होते हैं सर्वर पे या कहीं भी, तो ये उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ठीक है। जो भी मैलिशियस एक्टिविटी होती है, जो भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होती है, उसको क्या करता है, अलर्ट करता है। जो भी होता है उसको डिटेक्ट करके अलर्ट कर देता है, और उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है या फिर ब्लॉक कर देता है। अब जैसे कभी आपने देखा होगा कि जो स्पैम्स कॉल आते हैं आपके ट्रू कॉलर पे, अपने आप से ब्लॉक हो जाते हैं, आपके पास कॉल नहीं आता है। ठीक है। तो वो चीज़ें वहाँ पे, ये सब चीज़ें यूज़ हुई होती हैं। ठीक है। तो इसमें जो भी सर्वर और क्लाइंट के बीच का इंफॉर्मेशन है वो लीक नहीं होगा, प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा। ठीक है। तो ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का काम होता है। ठीक है। जो डाटा अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, तो अगर मान लीजिए वहाँ पे कहीं ट्रैफिक है, ठीक है, उस वे में ट्रैफिक है, तो वो क्या कर देता है, ये चेंज कर देता है, रूट को चेंज कर देता है, पाथ को जो भी है वो चेंज करके दूसरे पाथ से भेजता है जहाँ पे खाली हो। अब जैसे मान लीजिए एक तरफ से आप अगर जा रहे हैं और उधर ट्रैफिक लगा हुआ है, तो आप क्या करते हैं, दूसरा रूट ले लेते हैं जिधर कम ट्रैफिक है और जल्दी पहुँचने के लिए। IDS का काम होता है। ठीक है। तो अब इसके कई सारे टाइप्स हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है इंट्रूजन प्रिवेंशन, ये प्रिवेंट करता है, जो भी बचाता है, जो भी मैलिशियस एक्टिविटी, अनवांटेड प्रोग्राम जो भी होते हैं, सस्पिशियस एक्टिविटी, उनसे इनको ये क्या करता है, बचाता है। अब आते हैं इसके टाइप्स पे। तो इसके टाइप्स 5 होते हैं। ठीक है। तो सिंपली वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है। तो नेटवर्क
को अगर आप देखा जाए तो नेटवर्क क्या होता है कि किसी भी एक नेटवर्क में कई सारे सिस्टम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। नेटवर्क मीन्स जैसे हम लोग नेट से कनेक्टेड होते हैं, तो एक नेट से कनेक्टेड कई सारे मोबाइल होते हैं, तो ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो अगर मान लीजिए नेटवर्क से कोई थ्रेट, अगर कोई नेटवर्क से कोई एक्टिविटी, मैलिशियस एक्टिविटी अगर नेटवर्क पे है, तो क्या करेगा, सारे सिस्टम को क्रैश कर देगा, ठीक है। सारे सिस्टम के डाटा क्रैश कर देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे NIDS का यूज़ इसलिए करते हैं कि जो भी नेटवर्क पे थ्रेट है, जो भी नेटवर्क पे दिक्कत है, मैलिशियस एक्टिविटी है, अनवांटेड प्रोग्राम्स हैं, उसको क्या करें, डिटेक्ट करे और उसको क्या करें, ब्लॉक करे, रिमूव करे वहाँ से, ताकि सारे सिस्टम क्या बचे रहें, ठीक है। तो ये NIDS में आता है कि जो भी नेटवर्क पे थ्रेड्स रहती हैं, जैसे नेटवर्क से कई सारे, अब जैसे आपने आपके एक नेट से कई सारे मोबाइल कनेक्टेड हैं, अगर उस नेट के माध्यम से अगर वायरसेस आ रहे हैं तो सारे मोबाइल पे वायरसेस आ सकते हैं। तो इसके वजह से हम लोग NIDS का यूज़ करते हैं, ताकि वो जितने भी थ्रेट हैं उसको क्या करें, रिमूव कर दे या फिर ब्लॉक कर दें। तो अब पढ़ते हैं होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है। ये सेकंड टाइप है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी सर्वर होता है, तो अगर उस पर कोई डाटा है अपलोड कर रहे हैं, तो वो पूरे सिस्टम पे अपलोड होता है। मीन्स अब सर्वर, अब एक मान लीजिए कि आप कोई वेबसाइट है, ठीक है, आप अगर उस वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, तो आप कहीं भी किसी भी सिस्टम से अगर बैठ के उस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, वो वहाँ पे डाटा पड़ा होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए उस डाटा के अंदर थ्रेट है, तो अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सिस्टम में थ्रेट आ जाएगा। तो आपके अगर मान लीजिए उस डाटा में वायरस है, तो आपने डाउनलोड किया तो आपके सिस्टम में भी वायरस आ जाएगा, तो क्या होगा कि आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका यूज़ करते हैं, होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का, जो कि डिटेक्ट करता है और आपके डाटा को क्या करता है, वायरस फ्री करता है, मीन्स रिमूव कर देता है। जो भी वायरसेस होते हैं उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। NIDS का यूज़ वहाँ होता है कि अगर आपने किसी सर्वर पे डाटा अपलोड किया है, अगर उस अपलोडेड डाटा में अगर कोई थ्रेट है, कोई वायरस है, कोई मैलिशियस एक्टिविटी है, तो उसको क्या करता है, डिटेक्ट करके रिमूव कर देता है, ठीक है। अब आते हैं, पढ़ते हैं प्रोटोकॉल बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो प्रोटोकॉल बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम कहें तो जैसे कि जो भी सर्वर और क्लाइंट होते हैं, ठीक है। तो सर्वर और क्लाइंट में मीन्स जो भी आपके इसमें पढ़ें, तो प्रोटोकॉल बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम कंप्राइजेज अ सिस्टम और एजेंट दैट वुड कंसिस्टेंटली रिसाइड्स at the front end of the server controlling and interpreting the protocol between a user device and the server। मीन्स जो भी यूज़र और सर्वर के बीच में जो भी कनेक्शन होता है, अगर मान लीजिए सर्वर से आप थ्रेट आपके सिस्टम में आ रहा है, या फिर सिस्टम से सर्वर में जा रहा है थ्रेट, तो इन दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन होता है उसमें ये प्रोटोकॉल बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाया जाता है, जिसमें ताकि कोई भी थ्रेट या तो यूज़र से सर्वर में ना जा पाए या सर्वर से यूज़र में ना आ पाए, ठीक है। इट ट्राइंग टू सिक्योर द वेब सर्वर बाय रेगुलरली मॉनिटरिंग द HTTPS प्रोटोकॉल स्ट्रीम एंड एक्सेप्ट द रिलेटेड HTTP प्रोटोकॉल। मीन्स ये रेगुलर क्या करता है, मॉनिटर करते रहता है वेब सर्वर को, ताकि उस पर कोई भी थ्रेट ना आ पाए, ठीक है। किसके जरिए, HTTP की के जरिए, ठीक है। अब इसमें यही चीज़ होता है कि जो भी यूज़र और सर्वर के बीच में कनेक्शन होता है उस पर ये मॉनिटरिंग करते रहता है। फिर पढ़ते हैं व्हाट इज़ एप्लीकेशन प्रोटोकॉल बेस्ड। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल बेस्ड मीन्स अब कहा जाए कि जो एप्लीकेशन के सर्वर रहते हैं, इसमें ग्रुप ऑफ सर्वर रहते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल सर्वर रहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन है, बट इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ सर्वर रहते हैं। तो हो सकता है कि एक आपके यूज़र्स के पास थ्रेड है, तो कई सारे सर्वर पे क्या कर सकता है, थ्रेड अपलोड कर सकता है, तो जिससे सर्वर के पास सारे सर्वर के पास वायरस या थ्रेट होंगे। अगर मान लीजिए बहुत सारे सर्वर हैं, उसमें 2 ही 3 के सर्वर के पास थ्रेट है, तो अगर कोई एप्लीकेशन यूज़र उसको डाउनलोड करता है, तो या फिर उसको यूज़ करता है, तो उसके अंदर थ्रेट आ जाएगी। तो यहाँ पे ये APIDS का यूज़ होता है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। फिर पढ़ते हैं हाइब्रिड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो हाइब्रिड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इज मेड बाय द कम्बिनेशन 2 और मोर अप्रोचेज। मीन्स इसमें 2 या 2 से अधिक अप्रोच अगर यूज़ करते हैं, तो उससे क्या करते हैं, हाइब्रिड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इन दिस हाइब्रिड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होस्ट एजेंट और सिस्टम डाटा इज कंबाइंड विथ नेटवर्क इन्फॉर्मेशन टू डेवलप अ कंप्लीट व्यू ऑफ द नेटवर्क सिस्टम। मीन्स अगर हम लोग एप्लीकेशन, प्रोटोकॉल या होस्ट या नेटवर्क, इन चारों में से कोई 2 या
कोई दो या दो से अधिक सिस्टम को एक साथ कंबाइन करके जो यूज़ करते हैं उसे हाइब्रिड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा ही इफेक्टिव होता है, ये मोर इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल है, प्रील्यूड इज़ एन एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड आइडियाज़। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्कस सिंगल वर्सेस पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है प्राइवेट की और पब्लिक की में। तो द की केप्ट सीक्रेट बाय टू पीपल, जो भी प्राइवेट की होती है क्या होती है, दो लोगों के बीच में क्या होती है, सीक्रेट होती है। जो पब्लिक की होती है, वन की इज़ पब्लिकली अवेलेबल बाय द अदर रिमेन सीक्रेट। मीन्स दो पब्लिक की होती है तो एक क्या होती है, पब्लिकली अवेलेबल होती है और एक क्या होती है, सीक्रेट होती है। ठीक है, और वन की दो नहीं मीन्स मैनी कीज़ होती हैं, जो कि वन एक पब्लिक की होती है, बाकी सारे क्या होती हैं, सीक्रेट होती हैं। अब प्राइवेट की वंस लॉस्ट द फाइल विल बिकम अनयूजेबल, मीन्स अगर कोई भी प्राइवेट की अगर खो जाती है तो जो फाइल है वो क्या होगा, अनयूजेबल होगा, अगर वो प्राइवेट की से खुलने वाली है तो। लेकिन अगर पब्लिक की से खुलने वाली है तो क्या होगा, वो रिकवर कर दिया जाएगा। ठीक है, वो लॉस नहीं होगा। तो इट इज़ कॉमनली यूज टू प्रोटेक्ट डिस्क ड्राइव्स एंड अदर डाटा स्टोरेज डिवाइसेस। ये किस चीज़ में मेनली यूज़ होती हैं, प्रोटेक्ट हम लोग किस चीज़ को करने के लिए यूज़ करते हैं, डिस्क ड्राइव्स और अदर डाटा, जो भी डाटा स्टोरेज यूजर है उसके लिए। और जो पब्लिक की यूज़ होती है वो पब्लिक की मेनली यूज होती है वेब सेशंस के लिए, ईमेल्स के लिए। ठीक है, तो और प्राइवेट की क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सिमेट्रिकल इंक्रिप्शन, और ये पब्लिक की होता है इट इज़ एसिमेट्रिकल इंक्रिप्शन। तो ये सिमेट्रिकल इंक्रिप्शन और ये सिमेट्रिकल इंक्रिप्शन ये यूनिट 1 में है, इसको आने वाली सीरीज़ में कवर कर लूँगा। और इट इज़ फास्टर सिंस ओनली वन की इज़ नीडेड। ठीक है, मतलब अगर प्राइवेट की में जो भी फंक्शन होगा वो फास्टर होगा अगर बस एक की का नीड होगा तो, एंड इट इज़ स्लोअर सिंस टू कीज़ आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है आप स्क्रीनशॉट लेके। तो अब पढ़ते हैं सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन क्या होता है। तो सिस्टम कॉल का सिंपली मतलब होता है कि इट रिक्वेस्ट सर्विस टू कर्नल फॉर डाटा एंड फाइल्स। मीन्स जो भी जॉब कर्नल से मांगता है सिस्टम कॉल, तो सिस्टम कॉल का मेनली होता है कि अगर मान लीजिए आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी फाइल्स या डाटा है, तो आप कर्नल के माध्यम से, ठीक है, तो ये क्या करता है, कर्नल के माध्यम से ही वो सारे जो भी प्रोसेस हैं वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, और ओएस से जो भी फाइल होती हैं उसको क्या करता है, फेच करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। अब आते हैं कि इसमें अगर हम आपको एग्जांपल दिखाएं तो एग्जांपल में अगर मान लीजिए कि जैसे कि आपने कोई डाटा है, डाटा आपने कोई एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट आपने क्या किया, मेमोरी में सेव कर दिया। ठीक है, तो जो भी हम लोग आप अगर मान लीजिए उसको क्या करना है, रिसीव करना है, फिर से देखना है, तो हम लोग क्या मेमोरी से देखते हैं, तो वो जितना देखने का काम होता है वो क्या करता है, सिस्टम कॉल। मीन्स जो भी अगर मान लीजिए आपको फिर वो फाइल खोजनी है मेमोरी में, तो आप क्या करते हैं, उसको खोजते हैं। तो खोजने का काम जैसे ही आप खोजते हैं और वो फाइल मिल जाती है, तो वो आपको क्या है, हिडन प्रोसेस है, आपको दिखाई देता नहीं है कि अंदर काम क्या चल रहा है। तो अंदर क्या होता है कि कर्नल जो है कि फेच करता है और डाटा जहाँ भी स्टोर रहता है उसको आपके सामने प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये बड़ा फास्ट होता है। ठीक है, आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर में तो ये बहुत ज़्यादा ही फास्ट है, जो बहुत जल्दी ही आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये पावरफुल मेथड होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रूट किट्स पे। तो रूट किट क्या होता है, तो ये रूट किट इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज बाय हैकर टू गेन कांस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर लेवल एक्सेस टू अ कंप्यूटर और नेटवर्क। मीन्स रेट एक रूट किट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हैकर यूज़ करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर लेवल तक का एक्सेस, मीन्स एकदम समझिए कि उन्हीं का ही सिस्टम है ऐसे। अब उन लोग एक्सेस ले लेते हैं, जैसे हम लोग अपने सिस्टम को चलाते हैं वैसे ही सेम ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके या फिर कैसे भी करके इसमें भेज के और वो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का एक्सेस ले लेते हैं। तो रूटकीज इज टिपिकली इंस्टॉल थ्रू अ स्टोलन पासवर्ड और बाय एक्सप्लॉइटिंग अ सिस्टम वल्नरेबिलिटी विदाउट द विक्टिम्स कॉन्सेंट और नॉलेज। मीन्स विक्टिम मीन्स जो भी यूज़र होता है, जिसका सिस्टम होता है, उसके मतलब उसके बिना या फिर अगर वो ना हो तो वो क्या करता है, ये रूटकिट इंस्टॉल कर लेता है, या तो फिर पासवर्ड चोरी करके या तो फिर कैसे भी करके, जैसे कोई भी मेथड लगा के ये इंस्टॉल करता है रूटकिट और एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का
क्या कर लेता है, the kernel or even firmware. Rootkit can completely deactivate or destroy the anti-malware software installed on an infected computer, thus making a rootkit attack difficult to track and eliminate. When done well, the intrusion can be carefully concealed and so that the even system administrator are unaware of it. मीन्स इसमें जैसे 3 मेथड हैं, उसका यूज़ करके हम लोग रूटकिट के बारे में पढ़ते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हैकर्स रूटकिट्स से, तो वो क्या करते हैं कि अगर हम यूज़र का जो भी सिस्टम है उसका पासवर्ड या तो जान के, या तो फिर अगर मान लीजिए कहीं से उनको हैक करके कोई भी मेथड लगा के अगर वो इंस्टॉल कर देते हैं सिस्टम में, तो उससे ये लोग आसानी से पूरा क्या कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का एक्सेस लेके और उसको चलाते हैं, और उसमें जो भी एंटी मालवेयर जो भी आपने एंटीवायरस डलवा के रखा है उसको क्रैक कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, हो सके उतने ये लोग मैलिशियस एक्टिविटी या सस्पिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हाउ रूट किट्स वर्क, हाउ कैसे रूट किट्स काम करता है, तो ये रूट किट इज़ अ malware that is installed on a computer by an intruder for the purpose of gaining control of the computer while avoiding detection. मीन्स ये इंस्टॉल होता है कंप्यूटर पे किसी घुसपैठियों के द्वारा, जो कि मीन्स वो क्या करता है कि गेन मीन्स प्राप्त कर लेता है जो भी कंप्यूटर एसेस हैं, पूरा एकदम एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का वो एसेस क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। अनलाइक अदर मालवेयर द रूटकिट इज केपेबल ऑफ अवॉइडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैन एंड अनदर रिलेटेड एंटीवायरस एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम बाय हाइडिंग फाइल्स एंड कंसीलिंग रनिंग प्रोसेसेस फ्रॉम द कंप्यूटर ऑपरेटिंग। मीन्स अगर दूसरे वायरसेस को देखा जाए तो वो क्या कर लेते हैं, ओएस और जो भी एंटीवायरस हमने डाल रखा है उससे वो ब्लॉक हो जाते हैं लेकिन ये जो है रूटकिट ये नहीं हो पाता है, ये बहुत ही तगड़ा होता है। तो अब आते हैं कि रूटकिट आर बेसिकली ट्रोजन हॉर्स malware दैट इज प्रोड्यूस्ड इन कंजक्शन वाइल अदर malicious program in an effort to remain undetected by the computer user or the antivirus scan system। ठीक है, तो ये ट्रोजन हॉर्स मालवेयर की तरह काम करता है, जैसे कि जो कि ना डिटेक्ट हो पाए, जो भी एंटीवायरसेस हैं आपके जो भी ओएस है वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है इसको रूटकिट को। ठीक है, तो अब आते हैं पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रूटकिट क्या होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रूटकिट, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ रूटकिट विच आर यूज़र मोड, कर्नल मोड एंड फिनफेयर रूटकिट्स। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले यूज़र मोड क्या होता है। तो यूज़र मोड रूटकिट आर एबल टू रन ऑन अ कंप्यूटर थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज विच मीन्स दैट दे आर केपेबल ऑफ एक्सेसिंग फाइल नेटवर्क पोर्ट्स एंड सिस्टम्स ड्राइवर, दे कॉपीज फाइल्स टू पीसी हार्ड ड्राइव सो दैट ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड एवरी टाइम यू स्टार्ट योर कंप्यूटर। रूटकिट इन यूज़र मोड कैन बी डिटेक्टेड एंड रिमूव्ड। मीन्स जो भी आप यूज़र मोड में अगर आपने जैसे कि जैसे आप लैपटॉप ऑन करेंगे तो ये यूज़र मोड में, मीन्स यूज़र मोड जैसे कि आप यूज़ कर रहे हैं, आप खुद यूज़र हैं सिस्टम, वैसे ये काम करने लगता है और ये आपके डाटा को जो भी आप डाटा हार्ड ड्राइव में है ये इसको कॉपी करके एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, हमेशा, और जो भी सेंडिंग एसेसिंग फाइल्स हैं ये सब ये कर सकता है जो आप कर सकते हैं अपने सिस्टम पे रूट इस। तो ये यूज़र मोड में है, जैसे आप चला रहे हैं सिस्टम को, जैसे आप यू वर्क कर रहे हैं वैसे ये काम करेगा यूज़र मोड में। ठीक है, अब आता है कर्नल मोड। तो कर्नल मोड में क्या करता है, एज अ लेवल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या कर देता है, सेम जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा होता है आपके सिस्टम में वैसे सेम ये वर्क करता है। ठीक है, तो इसको क्या लेकिन इसको क्या हो सकता है, यूज़र मोड को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो कर्नल मोड है ये अनडिटेक्टेबल होता है, ये डिटेक्ट नहीं कर सकते हम इसको, इसको किसी भी एंटीवायरस प्रोग्राम से हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को भी क्रैश कर देता है। ठीक है, उससे भी आगे हो जाता है, तो ये अनडिटेक्टेबल है, किसी भी एंटीवायरस और या वजह से ये डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। अब आते हैं फिल्मफेयर रूट किट्स क्या होती है। तो फिल्मफेयर रूट किट आर द मोस्ट मेलिशियस टाइप ऑफ मालवेयर बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग माल कोड इनसाइड द फिल्मफेयर वाइल योर कंप्यूटर इज शट डाउन। मतलब अगर आपका कंप्यूटर क्या है जो भी सिस्टम है वो आपने शट डाउन मोड में रखा हुआ है उसके बावजूद भी इसमें क्या करते हैं ये लोग वायरस क्रिएट करते हैं। तो ये फिल्मफेयर रूटकिट बहुत ही ख़तरनाक होता है, इसको हम लोग कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है रिमूव करना, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट, इसको हम लोग जल्दी डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं और जल्दी रिमूव भी नहीं कर पाते हैं ये। ठीक है, तो हैकर आसानी से इसका यूज़ करके पूरा ऐसे, लेकिन ये थोड़ा हार्ड भी होता है, ऐसे इतना आसानी से हैकर है हैक भी नहीं कर पाएंगे
उस रूट किट को लेके। अब आते हैं वर्चुअल मशीन्स क्या होते हैं। तो ए वर्चुअल मशीन इज एन आइसोलेटेड इन्वायरमेंट विथ एक्सेस टू अ सबसेट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अगर मान लीजिए कि कई सारे सिस्टम हैं आपके पास, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कई सारे सिस्टम हैं, ठीक है, नेटवर्क पे, तो अगर कोई एक फाइल आपने क्या किया है, किसी काम के लिए लिया है, किसी टास्क के लिए लिया है, तो वो आपको लगेगा कि ये जो टास्क है वो सिर्फ, ये जो फाइल है वो सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ, और जो सिस्टम है वो नहीं, मतलब तो वो तभी एसेस कर पाएंगे जब आप अपने काम को, टास्क को कंप्लीट कर लेंगे, एग्जीक्यूट कर लेंगे, तो वही तभी जाके वो फाइल को ले पाएंगे, ऐसे नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए उनको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल में देखें, जैसे कि जावा होता है, जावा का जो आपने आईडी लगा रखी होगी, तो उसमें क्या होता है कि बस एक, तो ये सिंगल फिजिकल सिस्टम का यूज़ करता है। मीन्स आप जो भी डाटा है, जो भी आप ले रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, आप ही चलाएंगे और आप ही उसको यूज़ करेंगे। और जब आप यूज़ कर लेंगे, जब आप यूज़ एग्जीक्यूट कर लेंगे, तब जाके कोई दूसरा एग्जीक्यूट कर पाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली वीएम का यूज मतलब ये होता है। और इसका एग्जांपल देखा जाए तो इसका जावा वर्चुअल मशीन होता है। और ये एक पॉइंट और रह गया, जैसे कि सिंगल फिजिकल, और इट प्रोवाइड्स बाइनरीज कंपाइल्ड ऑन अ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट। दोनों, अगर आपके पास सिस्टम बड़े हैं तो दोनों सिस्टम पे आप डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब आते हैं जावा वर्चुअल मशीन्स का यूज़ करते हैं। तो जावा वर्चुअल मशीन्स आप देखें तो आपके पास अगर लिनक्स है या फिर विंडो 7 है, विंडो 8 है, तो जो भी आप जावा की आईडी वो किसी भी इंस्टॉल करके आप जावा के प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। तो यही एक वर्चुअल मशीन होगा कि मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कोई भी जगह पे आप क्या है, आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपना वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं कि इसके टाइप्स, वीएम बेस्ड आइसोलेशन के टाइप्स। तो वीएम बेस्ड आइसोलेशन के टाइप्स है, एक दो तीन ठो मैंने डिफाइन करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रोसेस वर्चुअल मशीन्स क्या होता है। तो प्रोसेस वर्चुअल मशीन क्या होता है कि जैसे मैंने अभी पिछला एग्जांपल दिया जावा वर्चुअल मशीन का, तो ये कहीं भी विंडो 7, विंडो 8, विंडो जो भी है 11 है, लिनक्स है, जो भी है, वहाँ पे ये रन कर जाएगा और आप अपने कोड को आसानी से उसमें रन करा सकते हैं, कंपाइल करा सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी सेम इंस्ट्रक्शन है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उसको क्या कर सकते हैं, रन करा सकते हैं। तो ये क्या होगा कि आपको एक आइसोलेशन की प्रॉपर्टी दिखाता है। जैसे कि आपको आइसोलेट करता है, मीन्स आपको लगता है कि मैं अपने में कर सकता हूँ इसको रन, फिर दूसरों को लगेगा कि मैं अपने में कर सकता हूँ, ये दूसरों को लगेगा कि ये मैं अपने में कर सकता हूँ, तो ये चीज़ इसकी मिल जाती है। मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये बस मेरे लिए ही है, हाँ बस ये मेरे लिए ही है, ठीक है। अब आते हैं सिस्टम वर्चुअल मशीन क्या होता है। तो इसका दूसरा नाम हाइपरविजर वर्चुअल मशीन होते हैं। तो सिस्टम क्या होता है कि जैसे कि आपके पास अगर मोबाइल है, आपने दो स्पेस क्रिएट कर दिया, ठीक है, या तो फिर अगर आपके पास लैपटॉप है, उसमें आपने गेस्ट मोड भी कर दिया। तो अगर आपके पास दो स्पेस अगर आपने मोबाइल में क्रिएट कर दिया, तो आप दोनों स्पेस को चलाएंगे, जो मिरर स्पेस कहते हैं, जो कि एकदम सेम जैसे आपका होता है। एक आपने मोबाइल ऑन किया तो जैसे आपका खुलता है, वैसे ही सेम उस मिरर वाले में भी खुलेगा, बट आपके जो भी डाटाज हैं वो नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही अगर मान लीजिए लैपटॉप में आपने गेस्ट मोड ऑन करके रखा हुआ है, तो गेस्ट मोड से अगर कोई आता है तो कोई भी ऐसा लॉगिन कर लेगा। लेकिन क्या होता है कि आप अगर किसी डाटा को छुपाना चाहते हैं तो आप उसमें छुपा सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे आपके एप्लीकेशन को परफॉर्म नहीं कर सकता है गेस्ट मोड में, जो आप नहीं उसमें रखना चाहते हैं। तो ये सिस्टम वर्चुअल काल में आता है, सिस्टम वर्चुअल मशीन में आता है, ठीक है। अब आते हैं हॉस्टेड वर्चुअल मशीन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हॉस्टेड वर्चुअल मशीन आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड द होस्ट। जो भी होस्ट, द वर्चुअलाइजेशन लेयर सिट्स अबव द रेगुलर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेक्स द वर्चुअल मशीन। जैसे कि अगर मान लीजिए वही सेम जैसे मैंने आपको पिछले उसमें डिफ़ाइन किया, जैसे इसमें आपके डिफ़ाइन किया सिस्टम वर्चुअल मशीन में, सेम चीज़ें इसमें भी होती है हॉस्ट मेथड में। तो हॉस्ट मेथड में ये होता है कि
अगर मान लीजिए वी कैन इंस्टॉल कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम कार्डकेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विद इन द होस्ट वर्चुअल, मीन्स अगर जो भी आपने कोई भी विंडो आप चला रहे हैं तो आपने विंडो खोली तो उस विंडो के अंदर ही क्या कर लेते हैं आप दूसरा, मीन्स अब जैसे आपने कभी कभी क्या किया होगा कि मोबाइल में दो स्क्रीन चला रहे हो, ठीक है, मतलब एक नीचे भी चल रही है स्क्रीन, एक ऊपर भी चल रही है, तो वो होता है होस्ट वर्चुअल मशीन्स। मीन्स एक ही उसमें मतलब एक ही मोबाइल में आप क्या कर लेते हैं, दो दो स्क्रीन चला रहे होते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ इसके अंदर आती है, ठीक है। अब आप इसको मैंने हिंदी में डिफ़ाइन करके रखा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, इसको पढ़ के। तो उसके बाद आते हैं हार्डवेयर वर्चुअल मशीन। तो हार्डवेयर वर्चुअल मशीन मीन्स अगर आप हार्डवेयर ही एकदम क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे, तो और ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि आप जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं डबल स्पेस, वो क्या कर लेंगे आसानी से, आप उसमें क्या कर सकते हैं, अपना जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी आप टास्क है उसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हार्डवेयर वर्चुअल मशीन आर वर्चुअल मशीन बिल्ट यूजिंग अ वर्चुअलाइजेशन प्रिमिटिव्स प्रोवाइडेड बाय द हार्डवेयर लाइक प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट। द एडवांटेज ऑफ हार्डवेयर लेवल virtualization is tremendous performance improvements over the software based approaches and guaranteed better isolation between machines। मीन्स अगर मान लीजिए हार्डवेयर ही आपके क्या होगा, क्या वर्चुअल मतलब हार्डवेयर और जो भी प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर वो इश्यू कर दें कि जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वर्चुअल मशीन्स का, तो वो क्या होगा कि आप और आसानी से और बढ़िया से आप वर्चुअल मशीन्स का यूज़ करके आप अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी अगर आप मान लीजिए एक लैपटॉप में जैसे कि आप दो दो वेब ब्राउज़र खोल लेते हैं और दोनों तरफ स्क्रीन के रख के आप चलाते हैं, तो अगर मान लीजिए आपका हार्डवेयर तगड़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सब कुछ रन करा सकते हैं, ठीक है। अब आते पढ़ते हैं ईरर 404 हैकिंग डिजिटल इंडिया पार्ट 2 चेस, जो कि हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था हैक इंडिया पार्ट 1 चेस, पर इसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 चेस, ठीक है। तो सम अटैक डिस्कस इन ईरर 404 डिजिटल इंडिया पार्ट 2 चेस। तो इसमें हम लोग कई सारे अटैक के बारे में पढ़ेंगे जो कि हो चुके हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इजराइल पावर ग्रिड में, तो जो कि इसमें साइबर अटैक हुआ था इजराइल में। तो इजराइल पावर ग्रिड हिट बाय अ बिग अटैक इज़ बीइंग कॉल्ड वन ऑफ द वर्स्ट साइबर अटैक, ठीक है। जो भी इजराइल की पावर ग्रिड थी उस पर ये अटैक हुआ था। फिर इन 2014 हाइड्रो पावर प्लांट इज अप स्टेट न्यूयॉर्क गॉट हैक्ड, जो हाइड्रो पावर प्लांट था वो हैक्ड हो गया था। फिर फ्रांस में क्या हुआ था कि फ्रांस इन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इट्स मेन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज बीइंग टारगेटेड बाय ए न्यू एंड डेंजरस पावरफुल साइबर वॉर। जो फ्रांस का जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो क्या हो चुका था, टारगेटेड हो चुका था। फिर बांग्लादेश बेस्ड ग्रुप हैक्ड इनटू नियरली 20,000 इंडियन वेबसाइट इंक्लूडिंग द इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये उसमें ही आता है कि जो बांग्लादेश के बहुत सारे हैकर्स ग्रुप थे जो कि 20,000 से ऊपर वेबसाइट्स को और बीएसएफ की जो वेबसाइट है उसको हैक कर लिए थे। द फर्स्ट वायरस दैट कुड क्रैश पावर ग्रिड और डिस्ट्रॉय द पाइपलाइन इज अवेलेबल ऑनलाइन फॉर एनीवन टू डाउनलोड एंड टिंकर विथ। जो इन्होंने इसमें पहला वायरस जो क्रिएट किया गया था जो कि पावर ग्रिड को डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो इंडियाज़ बिगेस्ट डाटा ब्रीच द एसबीआई डेबिट एंड ब्रीच व्हेन दिस हैपेंड बैंक was initially in a state of denial but subsequently they had to own up the cyber security breach that took place in Indian history। मीन्स जो भी एसबीआई था उसका ये डाटा लीक हो चुका था डेबिट और क्रेडिट कार्ड का, तो ये इसमें साइबर सिक्योरिटी की फिर उसके बाद से इन्होंने साइबर सिक्योरिटी लगा दी अच्छे से ताकि कोई हैक ना कर पाए। अब आते हैं पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ यूनिक्स आईडी। तो यूनिक्स आईडी का मतलब होता है कि एक यूनिक नंबर देना, यूनिक इंटीजर नंबर देना। मीन्स अगर आप मान लीजिए किसी सिस्टम में किसी भी चीज़ को प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको एक नंबर दे दिया जाता है, ठीक है, प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3 ऐसे करके, ठीक है। तो ये यूनिक आईडी होती है। अब पढ़ते हैं कि डिस्क्राइब द ट्यूटर
डिटोर यूज्ड इन यूनिक्स यूज़र आईडी एंड प्रोसेस आईडी। तो इसमें क्या होता है कि एवरी यूज़र इन यूनिक्स लाइक द ऑपरेटिंग सिस्टम इज आइडेंटिफाइड बाय ए डिफरेंट इंटीजर नंबर, द यूनिक नंबर इज कॉल्ड ए यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी वो होता है कि जैसे मैंने आपको बताया P1 P2 P3, तो जो भी होता है एक यूनिक यूज़र आईडी दे दी जाती है अलग अलग, ठीक है, जिस हिसाब से वो आया होता है उस हिसाब से उसको आईडी दी जाती है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूआईडी डिफाइंड फॉर अ पर्पस विच इज कैन बी डायनेमिकली चेंज एज फॉर द प्रिविलेज ऑफ टास्क। मीन्स उस चीज़ को हम लोग बदल सकते हैं अपने हिसाब से, जिसका प्रायोरिटी जैसे होगा वैसे हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है रियल यूज़र आईडी। तो रियल यूज़र आईडी में ये होता है कि जो भी सिक्वेंटली, जो भी लीनियर वे में जो भी प्रोसेसेस होते हैं P1 P2 P3 P4 P5 ऐसा करके Pn तक, वो लीनियरली एग्जीक्यूट होते हैं। पहले P1 एग्जीक्यूट होगा, फिर P2, फिर P3, फिर P4, ऐसे करके एग्जीक्यूट होगा लास्ट तक। बट इफेक्टिव यूज़र आईडी में क्या हो जाता है, जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है, जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है, तो अगर मान लीजिए लीनियरली वे में एग्जीक्यूट हो रहा है P1 P2 P3 P4, अब कोई आ गया जिसकी प्रायोरिटी हाई है, जिसका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या होता है कि पहले एग्जीक्यूट हो जाता है और थोड़ा रोक दिया जाता है बाकी जो नेक्स्ट है, और पहले इसको एग्जीक्यूट होने के बाद से बाकी को एग्जीक्यूट होने दिया जाता है, ठीक है। तो ये इफेक्टिव यूज़र आईडी। और सेव्ड यूज़र आईडी में क्या होता है कि जो भी प्रायोरिटी पे है उसको क्या किया जाता है कि रोक दिया जाता है। मीन्स जो पहले सेव्ड हो चुके हैं, जो पहले से आ चुके हैं प्रोसेस में एग्जीक्यूट होने के लिए, और फिर कोई मान लीजिए प्रायोरिटी वाला आ गया कि जिसको पहले एग्जीक्यूट कराना है, तो इसमें क्या होता है, प्रायोरिटी वाले को रोक दिया जाता है, जो आ चुके हैं पहले उनको एग्जिट होने दिया जाता है, तो फिर जो कि प्रायोरिटी वाला है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये इसके अंदर आता है, ठीक है। तो ईच यूज़र अकाउंट हैज़ ए यूनिक आईडी। द यूआईडी जीरो मीन्स द सुपर यूज़र, ठीक है। तो यूआईडी जिसकी जीरो होती है वो सुपर यूज़र होता है, मतलब सिस्टम एडमिन होता है। द यूज़र अकाउंट बिलोंग टू मल्टीपल ग्रुप्स। द सब्जेक्ट इज प्रोसेसेस एसोसिएटेड विथ यूआईडी जीआईडी पेयर्स। मीन्स जो भी आपके प्रोसेस आईडीज़ दी हुई होती हैं वो एक सीक्वेंस वे में जो है कि एग्जीक्यूट होती है।